बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एटीलेक्टेसिस। अब एटीलेक्टेसिस का नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज़ द कोलैप्स ऑफ लंग्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एटीलेक्टेसिस में कैसे कोलैप्स हो सकता है। या तो ऐसा हो रहा है कि न्यू नेटल यानी बच्चा जब पैदा होता है ना, तो बच्चे को थप्पड़ मारते हैं, अगर रो नहीं रहा तो रुलवाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे की अगर लंग्स की इनकम्प्लीट एक्सपेंशन हो तो वो उसको हम कहते हैं न्यूनेटल एटीलेक्टेसिस। क्योंकि बच्चा अभी अभी माँ के पेट से जब निकलता है तो उसके लंग्स एक्सपैंड नहीं किए होते। जब वो रोता है ना, उसके अंदर सांस जाता है और उसके बाद उसके लंग्स एक्सपैंड करते हैं। क्योंकि पहले तो अंदर तो उनको ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि सारी ऑक्सीजन वो मदर की बॉडी से डिराइव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा एटीलेक्टेसिस जो कि पैदा होते ही बच्चे में हो जाए और उसके लंग्स की एक्सपेंशन ना हो, उसको हम कहेंगे न्यूनेटल एटीलेक्टेसिस। या किस वजह से हो सकता है कि पहले से लंग तो इन्फ्लेट हो गए थे, लंग्स बिल्कुल सही थे पेशेंट के या किसी भी बंदे के, और बाद में क्या हुआ, प्रीवियसली इन्फ्लेटेड लंग्स में क्या हुआ कि ऐसी जगहें कुछ क्रिएट हो गई कि वहाँ पे पुअरली एरेशन, यानी कि कुछ ऐसा मसला हुआ कि ब्लड की ऑक्सीजन या ब्लड उस जगह पे लंग की नहीं पहुँच पाया। और पुअर एरेशन की वजह से क्या हुआ, पुअरली एरेटेड पल्मोनरी पेरेन्काइमा की वजह से क्या हुआ कि उस जगह पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई। ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई तो लंग की इन्फ्लेशन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि लंग एक्सपैंड करता है ऑक्सीजन की मदद से, एयर की मदद से। जब एयर कौन लेके आता है, ऑक्सीजन कौन लेके आता है, ब्लड लेके आता है। तो पुअरली एरेटेड पल्मोनरी पेरेन्काइमा पुअरली एरेटेड होगा, यानी कि एक तो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जाती है, और एक पुअरली एरेटेड का मतलब ये कि जो ट्रेकिया है ना, ट्रेकिया के जरिए ऑक्सीजन जाएगी अंदर, हवा जाएगी, और उसकी वजह से हमने पढ़ा ना कि एल्वेलाई फूलते हैं। ठीक है, तो अब क्या ख्याल है कि पुअरली एरेटेड किसी भी वजह से अगर ऊपर से सांस नहीं आ रहा और हवा नहीं जा रही लंग्स के अंदर, तो पुअरली एरेटेड एरियाज ऑफ द पल्मोनरी पेरेन्काइमा क्रिएट होंगे एक्वायर्ड एटीलेक्टेसिस, और ये ज़्यादातर एडल्ट्स में होती है। ठीक है, एक होती है न्यूनेटल एटीलेक्टेसिस और एक होती है एक्वायर्ड एटीलेक्टेसिस। अब एटीलेक्टेसिस की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है रिजॉर्प्शन एटीलेक्टेसिस, कंप्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एटीलेक्टेसिस। अब एटीलेक्टेसिस है कोलैप्स, और रिजॉर्प्शन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल कोई भी मेन ब्रोंकस ब्लॉक हो गया, कोई भी चीज़ आके फंस गई, कोई फॉरेन बॉडी, तो क्या ख्याल है यहाँ से जो हवा हम इनहेल कर रहे थे वो जाएगी, इसके बाद नहीं जाएगी, तो लंग्स एक्सपैंड हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो सारी एयर वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगी, नई एयर जा नहीं रही, तो उसकी वजह से रिजॉर्प्शन हो जाती है। इसको कहते हैं रिजॉर्प्शन एटीलेक्टेसिस। ठीक है, और कंप्रेशन एटीलेक्टेसिस क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल ये लंग है, और लंग के बीच में ये क्या पड़ी हुई होती है हमारे पास, पल्मोनरी स्पेस पड़ी होती है। ठीक है, तो पल्मोनरी स्पेस में क्या होता है कि अक्सर इसमें बीच में कोई फ्लूइड आ जाता है, जिसको हम कहते हैं ना कि न्यूमोथोरैक्स, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स। ठीक है, यानी कि इस स्पेस में या पानी आ जाता है या पायोथोरैक्स हो जाते हैं, पस आ जाती है और एयर आ जाती है। न्यूमोथोरैक्स कहते हैं, हाइड्रोथोरैक्स कहते हैं, पानी आ जाता है। नॉर्मली इस स्पेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, एक चीज़ आ गई, अब वो क्या करेगी, वो लंग के ऊपर कंप्रेशन डालना शुरू करेगी और लंग जो है वो कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कंप्रेशन एटीलेक्टेसिस। कॉन्ट्रैक्शन एटीलेक्टेसिस क्या कहते हैं कि उसकी लंग के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी थी, या तो लंग के अंदर कोई ऐसी डिजीज़ हुई, लंग के अंदर फाइब्रोसिस हुआ, लंग कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटा हो गया, नॉर्मली इतना बड़ा होना चाहिए था, अब इतना हो गया, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एटीलेक्टेसिस। ठीक है, सो रिजॉर्प्शन एटीलेक्टेसिस इज ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एन एयर। ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो क्या ख्याल है कि जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है उससे डिस्टल एरिया पे सारी की सारी एयर रिजॉर्व होना स्टार्ट हो जाएगी और लंग कोलैप्स होना स्टार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि लंग के अंदर एयर नहीं जा रही, लंग का वॉल्यूम डिमिनिश होता जा रहा है। जब वॉल्यूम डिमिनिश होता जा रहा है तो उसकी वजह से वो कोलैप्स हो जाएगा। अब क्या ख्याल है कि जिस साइड का लंग छोटा दूसरी साइड का बड़ा है, तो इस जगह पे ज़्यादा चीज़ है, इस जगह पे छोटी चीज़ है, तो क्या ख्याल है मीडियस्टाइनम शिफ्ट नहीं हो जाना चाहिए? अगर ये ट्रेकिया पड़े हुए हैं तो ऐसे पेशेंट का जो मीडियस्टाइनम है ना, वो टुवर्ड दैट इलेक्टेटिक लंग, यानी कि छोटा लंग है ना, तो मीडियस्टाइनम इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट का जवाब ना, ये फॉर एग्जांपल गर्दन है, आप गर्दन के ऊपर हाथ रख के देखते हो तो ट्रेकिया नॉर्मली सेंट्रल होना चाहिए। आप देखते हो कि अगर इस तरफ एटीलेक्टेसिस हुआ तो इसका ट्रेकिया इस तरफ शिफ्ट हुआ होता है। तो ये इन एग्जामिनेशन से आपको पता चल सकता है कि पेशेंट का लंग कौन सा ख़राब है, क्योंकि आप एग्जामिनेशन करते हो, ट्रेकिया को देखते हो, आपको पता चलता है अच्छा ट्रेकिया तो सेंट्रल नहीं है, ये किसी और साइड पे गया हुआ है। तो आप सोचोगे कि जिस साइड पे ये गया हुआ है हो सकता है उसी साइड का लंग, उसमें एटीलेक्टेसिस हुई हो, उसी साइड का लंग छोटा हो गया हो, जिस वजह से वहाँ वॉल्यूम रहा ही नहीं, और जो हमारे पास हमेशा मीडियस्टाइनम है इट शिफ्ट टुवर्ड द एटीलेक्टेटिक लंग। ठीक है, और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अगर ये एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, किस वजह से हो रही है, एक्सेसिव सेक्रीशंस, फॉर एग्जांपल कोई म्यूकस का प्लग है वहाँ पे जमा हो गया, कोई एक्सुडेट है इन्फेक्शन की वजह से, छोटी छोटी ब्रोंकाई में वो जमा हो गया, वहाँ पे जाके जमा हो गया। तो एक्सुडेट कहाँ किस वजह से होता है, ब्रोंकियल एस्थमा में, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंकिएक्टेसिस में, या पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है उस स्टेट में क्या होता है कि ये ब्रोंकाई के अंदर चीज़ पड़ी रह जाती है, वो इसको ब्लॉक कर देती है। ठीक है, अक्सर पेशेंट फॉरेन बॉडी, यानी कि कोई भी चीज़ खा रहा था, फॉर एग्जाम्पल कोई चना या कोई ऐसी चीज़, कोई बड़ी सी चीज़, या कोई अक्सर गोश्त होता है, वो एस्पायरेशन कर लेते हैं पेशेंट और वो जहाँ के फंस जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि
अगेन पेशेंट में रिजॉर्प्शन एटिलेक्टेसिस होती है, क्योंकि और ब्लॉक किस वजह से, अगर तो उस ब्रोंकाई का ट्यूमर है, वहाँ पे कोई कैंसर है, वो ट्यूमर बड़ा होते होते बड़ा हो गया और उसने ऑब्स्ट्रक्शन करा दी, तो उसकी वजह से भी एटिलेक्टेसिस हो सकती है। ठीक है, तो ये है रिजॉर्प्शन एटिलेक्टेसिस। कंप्रेशन एटिलेक्टेसिस मैंने डायग्राम दिखा दी है, और वो किस वजह से हो सकता है कि जब जो फ्लूइड है ना, वो उसका सिग्निफिकेंट वॉल्यूम जमा होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, उस किस में, इस पल्मोनरी स्पेस में। तो ये कौन कौन सा हो सकता है, ट्रांसुडेट हो सकता है, एक्सुडेट हो सकता है, उसमें ब्लड भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है। एयर होगी तो न्यूमोथोरैक्स कहेंगे, और ये जो हमारे पास प्लूरल कैविटी है ना, इसमें जमा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और कंप्रेशन एटिलेक्टेसिस में क्या होगा कि मीडियस्टाइनम शिफ्ट अवे फ्रॉम द इफेक्टेड लंग। ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है। आप देखो क्या ख्याल है, अगर ये रिजॉर्प्शन हो गया, लंग छोटा हो गया, ठीक है, लंग छोटा हो गया तो मीडियस्टाइनम इस तरफ आएगा, इसमें देख बाहर एक वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, वो प्रेशर लगा रहा है, तो प्रेशर लगा रहा है तो मीडियस्टाइनम को वो ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो मीडियस्टाइनम ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट होती है कंप्रेशन एटिलेक्टेसिस में, एंड टुवर्ड द सेम साइड शिफ्ट होती है रिजॉर्प्शन एटिलेक्टेसिस में। और रिजॉर्प्शन और कॉन्ट्रैक्शन में भी क्या ख्याल है, ये लंग छोटा हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो मीडियस्टाइनम इस तरफ शिफ्ट होगी, यानी कि उस तरफ का ये जो सारा ट्रेकिया है ये इस तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, जिस जगह वॉल्यूम कम हो रहा है या जिस जगह लंग छोटा हो रहा है, मीडियस्टाइनम उस तरफ शिफ्ट होगी। इस तरफ का लंग बड़ा हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें प्लूरल कैविटी में एक एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है, वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रही है, तो इस वजह से। तो कंप्रेशन एटिलेक्टेसिस में क्या होगा कि मीडियस्टाइनम शिफ्ट टुवर्ड द ऑपोजिट साइड, लेकिन रिजॉर्प्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्टेसिस में क्या होगा, मीडियस्टाइनम शिफ्ट टुवर्ड द सेम साइड ऑफ द इफेक्टेड लंग, जिसमें लंग छोटा हो गया। ठीक है, कंप्रेशन एटिलेक्टेसिस हमने पढ़ लिया। अब कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्टेसिस में क्या है, जब फोकल या जनरलाइज्ड पल्मोनरी या प्लूरल फाइब्रोसिस होता है, लंग का फाइब्रोसिस होता है, लंग छोटा हो जाता है और उसकी वजह से हो जाती है एटिलेक्टेसिस। और एटिलेक्टेसिस क्या हो रही है, यानी कि छोटे छोटे एल्वोलाई थे, ये क्या हो गए, ये अब कोलैप्स होकर इतने से हो गए, तो इसमें एयर जा रही है, नहीं जा रही, तो ऑक्सीजनेशन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। जब ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रही, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं एटिलेक्टेसिस में। ठीक है, उसके बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं पल्मोनरी एडीमा। पल्मोनरी एडीमा नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमने पढ़ा था ना कि ये हम डायग्राम अगर आपके माइंड में होगी तो चीज़ें, ये फॉर एग्जांपल डिफरेंट एल्वोलाई पढ़े थे, एल्वोलाई के बीच में क्या होता है, साइड पे वो कैपिलरीज पड़ी होती है, और बीच में क्या पड़ा होता है, इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम में हमने पढ़ा था मैक्रोफेजेस होते हैं, लिम्फोसाइट होता है, कोलेजन होता है, स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। पल्मोनरी एडीमा, एडीमा पानी वगैरह आ रहा है, कहाँ से आ सकता है, वेसल से आ सकता है, वेसल भी तो पड़ी हुई है, और आके वो सारा इंटरस्टिशियम में जमा होना स्टार्ट हो गया। अब मैंने बताया था कि ये फॉर एग्जांपल एल्वोलाई है, साथ वेसल्स पड़ी हुई हैं, तो यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन इधर आती है, मतलब क्या होता है कि यहाँ से ब्लड ने ऑक्सीजनेट होना होता है। ठीक है, लंग ने मतलब ब्लड ने ऑक्सीजनेट होना होता है, तो बाहर से आप हवा ले रहे हो, ऑक्सीजन जा रही है एल्वोलाई में, जब ऑक्सीजन एल्वोलाई में जा रही है तो वो यहाँ से ब्लड में जाएगी, ब्लड को ऑक्सीजनेट करेगी। ठीक है, तो जब वो जहाँ के ब्लड को ऑक्सीजनेट करेगी, तो क्या ख्याल है कि ये बीच में जो पल्मोनरी सेप्टम पड़ा होता है, इसका बहुत थिन होना ज़रूरी है ताकि ऑक्सीजन आराम से ट्रांसफ़र हो सके। अब क्या ख्याल है कि ये जो इंटरस्टिशियम, ये वाला जो पार्ट था इंटरस्टिशियम, ये थिक हो गई, इसमें पानी पानी भर गया, तो नॉर्मली जो एयर ने बेचारी एयर यहाँ से ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होकर ब्लड में जानी थी, वो जा पाएगी, नहीं जा पाएगी, तो हमारे ब्लड की ऑक्सीजनेशन इफेक्ट होती है, इसलिए पल्मोनरी एडिमा इज अ सिवियर। और पल्मोनरी एडिमा क्या होता है, एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन एल्वुलाई। इंटरस्टिशियम की समझ आ गई, और उसमें क्या होता है, हीमोडायनामिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से हो सकता है। हमने पढ़ा कि एडिमा किस किस वजह से हो सकता है, अगर तो हार्ट फेलियर का पेशेंट है उसमें पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। ठीक है, हार्ट फेलियर के पेशेंट में हो सकता है जिसका हार्ट फेल है, या जिसके अंदर कैपिलरी की कैपिलरीज हैं, इसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है और ब्लड जो है सारा फ्लूइड बाहर निकल रहा है। ठीक है, और इसमें माइक्रोवैस्कुलर इंजरी भी हो सकती है, यानी कि वेसल की इंजरी हुई, बेचारी की टूट फूट हुई और सारा फ्लूइड निकल के बाहर चला गया। तो जो हार्ट फेलियर की वजह से होता है उसको हम कहते हैं कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, जो कि कैपिलरी के डैमेज की वजह से होता है उसको कहते हैं नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हीमोडायनामिक पल्मोनरी एडिमा कौन सा होता है। हीमोडायनामिक पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल कैपिलरी है, इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया, जब इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया तो सारा फ्लूइड निकल के बाहर जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर किस में होता है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट की फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट साइड है। अब लेफ्ट साइड में हार्ट पे पीछे क्या लंग्स पड़े हुए हैं ना, अब क्या ख्याल है कि यहाँ पे ये वाला हार्ट फेल है, फेल हो गया है, ब्लड आगे पंप नहीं कर रहा, जब ब्लड आगे नहीं जा रहा, यहीं पे जमा होता जा रहा है और वो पीछे जमा होता जाएगा, और पीछे क्या पड़े हुए हैं, लंग्स पड़े हुए हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है कि लंग्स में से ब्लड आता है ना लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में, अब यहाँ पे हार्ट में ब्लड सारा जमा होता जा रहा है, तो बैक फ्लो होता जाएगा ब्लड का, ब्लड आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे लंग्स में जमा होता जाएगा, और ब्लड लंग्स की किस में जमा होता है, क्योंकि हार्ट से ब्लड कैपिलरीज वगैरह में जाता है, मतलब कैपिलरीज वगैरह के साथ कनेक्शन होता है ना, तो छोटी छोटी कैपिलरीज में जब ये सारा ब्लड जमा होना स्टार्ट हो गया है, तो एक टाइम पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि सारा फ्लूइड लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो कैपिलरीज में से फ्लूइड लीक हो के उस लंग्स की इंटरस्टिशियम में जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, और इंटरस्टिशियम में जमा होगा तो उसको हम कहेंगे कि इस पेशेंट को हो गया है पल्मोनरी एडिमा। और ये किस वजह से हुआ है, ड्यू टू हार्ट फेलियर, के लेफ्ट हार्ट फेल हुआ, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड हुआ, और वो ब्लड सारा जाके पल्मोनरी कैपिलरीज में जमा हुआ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, और वहाँ पे वो एडिमा होना स्टार्ट हो गया। अब क्या होता है कि एडिमा ज़्यादातर ये देखो, अब एडिमा ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से सेटल होता है, तो इन पेशेंट्स के जो लंग्स होते हैं ना उनमें नीचे लोअर लोब्स में ज़्यादा होता है, इसको कहते हैं
हैं डिपेंडेंट एडिमा, ठीक है। तो अब हिस्टोलॉजी जब हम करेंगे, जब हम इसका स्ट्रक्चर अंदर से निकालेंगे तो हमें दिखेगा कि एल्वुलाई की कैपिलरीज इनगॉर्ज्ड होंगी, भरी हुई होंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इंट्रा एल्वुलर, ये जो एल्वुलाई के बीच में ट्रांसुडेट पड़ा होगा, क्यों? क्योंकि इसमें से सारा निकल रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है, कैपिलरीज का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया तो ट्रांसुडेट निकल रहा है, तो इंट्रा एल्वुलर ट्रांसुडेट होगा, क्योंकि कैपिलरीज में से निकलेगा डिफरेंट एल्वुलाई के बीच में और ट्रांसुडेट जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये ट्रांसुडेट जब आप हिस्टोलॉजी में माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो आपको ग्रैन्युलर पेल पिंक मटेरियल मिलता है, ठीक है। उसके अलावा एल्वुलाई में छोटे छोटे माइक्रो हेमोरेजेस भी हैं, क्यों? क्योंकि कैपिलरीज की इनगॉर्जमेंट हो रही है तो माइक्रो हेमोरेजेस भी होंगे, ठीक है। और वहाँ पे हीमोसिड्रिन लेडिन मैक्रोफेजेस भी होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैंने कहा है ना कि छोटे छोटे हेमरेजेस होते हैं, तो जहाँ हेमरेजेस होते हैं वहाँ आरबीसी जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आरबीसी की टूट फूट होती है। आरबीसी की टूट फूट होती है तो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं कि उन पड़े हुए आरबीसी को खाते हैं, उनकी तोड़फोड़ करते हैं। तो तोड़फोड़ होने के बाद जो हीमोग्लोबिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टोरेज फॉर्म थी ना हीमोसिड्रिन। तो ऐसे मैक्रोफेजेस जब आप देखते हो माइक्रोस्कोप पे तो आपको नजर आते हैं हीमोसिड्रिन लेडिन मैक्रोफेजेस, और इनको हार्ट फेलियर सेल्स कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हार्ट फेल हुआ था, हार्ट फेल होने की वजह से बैक फ्लो ऑफ ब्लड हुआ था, वो ब्लड सारा जाके पल्मोनरी कैपिलरीज में जमा हुआ, पल्मोनरी कैपिलरीज में से लीकिंग हुई, ट्रांसुडेट जमा हुआ इंटरस्टिशियम में, उसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत हेमरेज भी हुआ, रेड ब्लड सेल्स भी जमा हुए। उन रेड ब्लड सेल्स को हमने बताया था कि इंटरस्टिशियम में मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट भी पड़े होते हैं। इंटरस्टिशियम में वो रेड ब्लड सेल्स गए, मैक्रोफेजेस ने उन्हें खाया और वो हीमोसिड्रिन लेडिन मैक्रोफेजेस हो जाते हैं, और ये आपको हार्ट फेलियर में मिलते हैं, इसलिए इनको हार्ट फेलियर सेल्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो इससे आप डायग्नोसिस बना सकते हैं पेशेंट का। अगर तो बहुत ज़्यादा टाइम से पल्मोनरी कंजेशन चली हुई आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल माइट्रल स्टीनोसिस है, अगेन ये लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है, ठीक है। यहाँ पे माइट्रल वेल्व पड़ा हुआ है, इसके स्टीनोसिस हो गया यानी ब्लॉक हुआ है, ब्लड आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, पीछे जमा होता जाएगा, अगेन लंग्स में जमा हो जाएगा। तो काफ़ी टाइम से पेशेंट में क्या चल रही होगी? पल्मोनरी कंजेशन चल रही होगी। तो क्या ख्याल है, इसमें भी वही मेथड होगा जो वहाँ पे हो रहा था? इसमें भी हीमोसिटिन लेडिन मैक्रोफेजेस मिलेंगे? ऑब्वियसली मिलेंगे। और इसमें क्या होगा कि फाइब्रोसिस एंड थिकनिंग ऑफ द एल्वुलर वॉल की फाइब्रोसिस हो जाएगी और थिकनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली कंजेशन चल रही है, एडीमा हो रहा है, और हमने पढ़ा था कि इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, और इन्फ्लेमेशन का एंड रिजल्ट क्या होता है कि वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाता है, ठीक है। और फाइब्रोसिस ऑफ द एल्वुलर वॉल्स हो जाएगा, उसकी वजह से सॉगी लंग्स हो जाएंगे। तो ऐसे लंग्स बहुत ज़्यादा फर्म होते हैं और ब्राउन कलर के हो जाते हैं, उसको कहते हैं ब्राउन इंड्यूरेशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि दीज चेंजेस नॉट ओनली इम्पेयर रेस्पिरेटरी फंक्शन, ना सिर्फ ये कि डिस्टर्ब होता है लेकिन इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब हम एंड पे ये वाला टेबल देखते हैं कि पल्मोनरी एडीमा की क्लासिफिकेशन क्या होती है। उसके बाद एक और पल्मोनरी एडीमा है जिसको हम कहते हैं एडीमा कॉज्ड बाय माइक्रोवेस्कुलर इंजरी, यानी कि वेसल की इंजरी हो रही है। इसमें क्या होता है कि ये अब क्या कह रहा है, ये सिर्फ वेसल की इंजरी की वजह से हो रही है, तो हार्ट फेलियर की वजह से नहीं हो रहा ना। तो इसको हम क्या नाम देंगे? नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। और इसमें क्या होता है कि ये एल्वुलाई पड़े हो ना, और एल्वुलाई के सेप्टम बने होते हैं छोटे छोटे, तो इन सेप्टम की कोई ना कोई इंजरी हो गई, और उस सेप्टम की इंजरी से क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये वेसल की एंडोथीलियम है, इसकी इंजरी हुई, ठीक है। अब क्या ख्याल है कि जब वेसल की एंड पूरा हमने कहा था ना कि जो सेप्टम बनता है वो ऐसे बनता है, ये एल्वुलाई की वॉल आती है, बीच में थोड़ा सा इंटरस्टिशियम आता है, और ये एंडोथीलियम आती है, तो ये पूरा सेप्टम होता है। अब इस सेप्टम का डैमेज हुआ, यानी कि एंडोथीलियम भी डैमेज हुई, एल्वुलाई की वॉल भी डैमेज हुई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एल्वुलाई के एपिथेलियल सेल भी डैमेज होंगे, तो उसकी वजह से सेकेंडरी माइक्रोवेस्कुलर इंजरी होगी, और डायरेक्टली वेसल के जो एंडोथीलियल सेल्स हैं वो भी डैमेज हो जाएंगे। तो क्या ख्याल है, जब वेसल डैमेज होगी तो उसके अंदर से सारा एक्सोडेट निकल के बाहर जाएगा? जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। और एल्वुलाई के बीच में क्या पड़ी होती है? इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम में वो सारा एक्सोडेट जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अक्सर अगर बहुत ज़्यादा सिवियर केसेस हो तो वो एल्वुलाई के अंदर भी जमा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इंटरस्टिशियम में। और उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा सिवियर केसेस हो तो एल्वुलाई के अंदर भी एक्सोडेट जमा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इंजरी की वजह से जो एल्वुलर एडिमा है ना, उसकी वजह से बहुत सिवियर कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और वो ज़्यादातर इंजरी की वजह से होता है। तो इंजरी की वजह से जो एडिमा है इसको आपने याद रखना है, क्योंकि इसकी वजह से पेशेंट की बहुत सिवियर कंडीशन हो सकती है। अभी हम पढ़ते हैं कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्या होता है, कि जिसमें पेशेंट एक्यूटली डिस्ट्रेस में चला जाता है, ठीक है। अब पल्मोनरी एडिमा की क्लासिफिकेशन देख ले, मैंने बताया कि हीमोडायनेमिक एडिमा होता है, जिसमें क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, यानी पल्मोनरी वेसल प्रेशर बढ़ा हुआ है, और वो किस वजह से बढ़ेगा? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया है, वॉल्यूम ओवरलोड हो गया है, या पल्मोनरी वेन की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, या डिक्रीज ऑनकॉटिक प्रेशर है। ऑनकॉटिक प्रेशर अक्सर होता है ना कि बीच में प्रोटीन पड़े होते हैं, उन प्रोटीन की वजह से ऑनकॉटिक प्रेशर मेंटेन रहता है। अक्सर क्या होता है, प्रोटीन की कमी हो जाने की वजह से हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया या लिवर फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर प्रोटीन नहीं बन रहे होते, तो वेसल में प्रोटीन कम होते हैं, तो प्रोटीन कम होते हैं, ऑनकॉटिक प्रेशर नहीं मेंटेन होता, तो उसकी वजह से सारा फ्लूइड लीक होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये लेस कॉमन होता है। और ऑनकॉटिक प्रेशर कम किस में होता है? हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, लिवर डिजीज़ में, और प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथीज़, यानी कि कोई ऐसी एंटेरिक डिजीज़ थी, कोई ऐसी
इंटेस्टाइन की डिजीज़ थी, उसमें प्रोटीन लूज़ होता गया और उसकी वजह से हीमोडायनामिक एडीमा हो गया, ठीक है, और लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है। अब एक एडीमा है जो एल्वेओलाई की वॉल की इंजरी की वजह से होता है, उसको हम कहते हैं माइक्रोवेस्कुलर या एपिथेलियल इंजरी, जो मैंने अभी बताई थी कि एल्वेओलाई की एपिथेलियम की इंजरी होती है या एंडोथेलियम की इंजरी होती है। वो डायरेक्ट इंजरी भी हो सकती है, वो इनडायरेक्ट इंजरी भी हो सकती है। डायरेक्ट इंजरी किस वजह से हो सकती है? इन्फेक्शंस की वजह से। और इन्फेक्शंस कौन-कौन से इन्फेक्शंस होते हैं? बैक्टीरियल नमूनिया, इनहेल्ड गैसेस की वजह से भी हो सकती है डायरेक्ट इंजरी। इनहेल्ड गैसेस कौन-कौन सी होती हैं? ऑक्सीजन, स्मोक वगैरह, या एक पेशेंट ने लिक्विड एस्पायर कर लिया, गैस्ट्रिक कंटेंट्स वगैरह, या अगर वो डूब गया था उस वजह से इंजरी हो सकती है। रेडिएशन की वजह से इंजरी हो सकती है, लंग ट्रॉमा। इनडायरेक्ट इंजरी इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है, जिसमें सेप्सिस, पैनक्रेटाइटिस या एक्सेसिव ट्रॉमा हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी इंजरी हो सकती है, ठीक है। मेडिकेशंस होती हैं जैसे मेथाडोन, एम्फोटेरिसिन बी, हीरोइन, कोकेन, ये सारी भी इंजरीज करा सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा एडीमा ऑफ अनडिटरमिन्ड ऑरिजिन, जिसका कोई कॉज नहीं पता चल रहा था, वो कब होता है? जब पेशेंट बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जाता है या न्यूरोजेनिक होता है, जिसमें सीएनएस का कोई ट्रॉमा हो जाता है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट एडीमा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल इंशाल्लाह डिस्कस अबाउट द एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम।